Hello everyone, in this video we are going to study class 9 science chapter 3 atoms and molecule part 1. Topics to be covered in the chapter law of chemical combination में दो laws हैं. पहला है law of conservation of mass, दूसरा है law of constant proportion. Dalton atomic theory, atoms, atomic mass unit, ions में cation, anion, molecules, atomicity, chemical formulae, atomic mass, formula mass unit एंड मोल कॉन्सेप्ट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे हर बार 3 या 5 मार्क का क्वेश्चन न्यूमेरिकल के फॉर्म में एग्जाम में आता है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले समझते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को. इन अ केमिकल रिएक्शन 2 और मोर केमिकल कंबाइन और डिकम्पोज बाय सर्टेन लॉ, दिस लॉ आर कॉल्ड केमिकल कॉम्बिनेशन. किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में या तो दो चीज़ें जुड़ती हैं या फिर कोई एक चीज़ 2-3 चीज़ों में टूटती है या फिर कोई 2 या 2 से अधिक चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं. ऐसे लॉ को हम कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फर्दर हमने 5 पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, पांचवा है गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम. लेकिन हमें 9th क्लास के बेस पे हमें सिर्फ 2 लॉ ही पढ़ने हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. हायर क्लासेस में बाकी के हम सारे लॉज पढ़ेंगे. पढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लॉ है. बच्चे कभी कंफ्यूज जाते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसे कहते हैं. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का अर्थ है कि जब 2 या 2 से अधिक केमिकल आपस में जुड़ें या फिर कोई एक केमिकल ब्रेक हो तो कौन कौन से लॉ होते हैं. तो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इस लॉ को समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं. पहले ये हमारे पास एक रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट बी है. ये दोनों रिएक्टेंट सब ऐड हो रहे हैं तो एक नया प्रोडक्ट बन रहा है ए बी. तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमें ये बताता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट ए और मास ऑफ रिएक्टेंट बी को अगर हम ऐड करते हैं तो मास ऑफ प्रोडक्ट ए बी के बराबर आएगा. जो मैंने यहाँ लिख रखा है, एम ए का मतलब मास ऑफ ए, एम बी का मतलब मास ऑफ बी, एम ए बी का मतलब मास ऑफ ए बी. इसको हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं. जैसे 2 एटम्स लिए हमने हाइड्रोजन गैस के और 1 एटम लिया ऑक्सीजन का. 2 एटम्स का वेट जो हो गया वो हो गया 4 ग्राम और 1 एटम ऑक्सीजन का हो गया 32 ग्राम. दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 32 और 34 को तो ये आ रहा है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 36 ग्राम. अगर हम इस प्रोडक्ट की मास को कैलकुलेट करें तो ये भी हमारा आ रहा है 36 ग्राम. तो इसका अर्थ ये है कि जितना वेट रिएक्टेंट साइड में सब्सटेंसेस का होगा उन सब्सटेंसेस का कंबाइंड वेट जो है वो प्रोडक्ट साइड में होगा. इसका अर्थ ये भी कह सकते हैं कि कोई भी मास बीच में, रिएक्शन के बीच में ना ही ऐड किया जाएगा और ना ही अलग से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा. जितना मास रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में होगा. इसकी वर्डिंग्स को देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. एक केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास होगा किसी रिएक्टेंट का और टोटल मास जो होगा प्रोडक्ट का वो हमेशा इक्वल होगा. इसको हम छोटे भाषा में कहते हैं मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. फॉर PDF notes of this or other chapters go on our website www.theeducationplanet.org. ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है. इस पे आप कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग. पढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ये बहुत बड़ी लाइन है. इस लाइन को समझने से पहले मैं इसके बारे में समझा देता हूँ कि 18 ग्राम ऑफ वाटर हमने लिया है अपने घर के टैप से. 18 ग्राम ऑफ वाटर में 16 ग्राम है ऑक्सीजन और 2 ग्राम है हाइड्रोजन. तो अगर इसका रेशियो देखा जाए मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का 2/16 तो 1/8 आ रहा है हमारे घर में जो नल का पानी है उसका. अब ये हमने लिया है 36 ग्राम ऑफ वाटर, ये लिया है हमने पॉन्ड से. 36 ग्राम ऑफ वाटर में 32 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन है और 4 ग्राम जो है वो है हाइड्रोजन. अगर हम इसका रेशियो निकालें तो आएगा 4/32, जिसको सिंप्लीफाई करने पे आएगा 1/8. तो आप देख रहे हैं कि चाहे टैप से लिया हो पानी या फिर पॉन्ड से लिया हो पानी, उसका जो रेशियो है मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हर बार 1/8 आ रहा है.
तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें ये बताता है कि चाहे कोई भी सोर्स से हमने वो सब्सटेंस लिया हो, लेकिन उसका एटम्स का जो रेशियो है आपस में वो एक बराबर रहेगा, चाहे वो सब्सटेंस हमने टैप से लिया, चाहे पॉन्ड से लिया, चाहे वो सऊदी अरेबिया से लिया, चाहे वो एशियन सी से लिया, कहीं से भी लिया हो, लेकिन उसका जो मास रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा एटम्स के बीच में। और यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्योर केमिकल कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स combined together in the same proportion by mass irrespective of the fact from where the sample has been taken or from which procedure has it been produced। ये कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को किसी भी जगह से लें तो उनका जो प्रोपोर्शन है यानी एटम्स के बीच में जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो टैप से लें, पॉन्ड से लें, सी से लें, लेक से लें, ओशियन से लें। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? दिस थ्योरी प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन। डाल्टन एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, जो हमने अभी पढ़ा है। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको दोबारा से डाल्टन ने एक्सप्लेन किया है। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये कई बार एग्जाम में 3 मार्क का आ जाता है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स लिखें। तो है, यहाँ लिखते हैं, all matters is made up of invisible very tiny particles which can't be created or destroyed in a chemical reaction is called atom। कोई भी एक मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, वो सबसे छोटे इनविजिबल पार्टिकल एटम से मिलके बना हुआ है और इस एटम को ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। बस ऐसा हो सकता है कि एक एटम दूसरे किसी एटम से जुड़े और तीसरी सब्सटेंस मॉलिक्यूल बनाए, या फिर एक मॉलिक्यूल को अगर हम ब्रेक करें तो वो 2 एटम्स में कन्वर्ट हो जाए। ये कह रहा है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट। फिर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे हाइड्रोजन का मास है 1 यूनिट, ऑक्सीजन का मास है 16 यूनिट, क्लोरीन का मास है 35.5 यूनिट। तो हर एटम का अलग अलग मास होता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। ऑक्सीजन बर्न करने में सहायता करती है, हाइड्रोजन तो बर्न करती है। और क्लोरीन है 35.58 के साथ, जो कि डिसइंफेक्ट का मतलब जो पानी गंदा होता है उसके अंदर बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करती है। तो तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं और तीनों का मास भी अलग अलग है। यही कह रहा है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड है, एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। जैसे H2O, इस H2O में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक जो है वो है ऑक्सीजन का एटम। तो ये बता रहा है कि ये होल नंबर में हमेशा कंबाइन होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हाफ हाइड्रोजन का होगा और एक ऑक्सीजन का होगा, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। स्मॉल होल नंबर का मतलब होता है हाफ पार्ट उसमें नहीं आएगा। तो ये कहता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का थर्ड पोस्टुलेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये वेबसाइट पे जाके आप PDF नोट्स ले सकते हैं। और अगर कोई क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इस व्हाट्सएप ग्रुप में, जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे क्वेरीज को पूछ सकते हैं।